फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कंधे में होने वाले दर्द के एक आम कारण जिसको बोलते हैं शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, उसके बारे में। पहले मैं इसका परिचय देता हूं कि होता क्या है शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। तो कंधे का जो दर्द होता है वो पूरी दुनिया में प्राइमरी केयर और ऑर्थोपेडिक क्लिनिक जाने का एक आम कारण होता है। उसमें भी कंधे के दर्द में भी जो शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है वह आम कारण में है, और लगभग 40% जो कंधे के दर्द के मरीज होते हैं वो शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के होते हैं। तो कंधे का दर्द अक्सर लंबे समय तक चलता है और लगभग 40% मरीजों को भी 3 साल के बाद फ़ायदा नहीं मिलता अगर सही ढंग से इलाज न कराया जाए। तो इसके जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो परसिस्ट बने रह सकते हैं 3 साल के बाद भी। कारण जानते हैं कि होता क्यों है शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। एक होता है एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट, मतलब सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट जिसको बोलते हैं। कंधे की जो हड्डी होती है एक्रोमियन और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट और ह्यूमरल हेड के बीच में सब एक्रोमियल स्पेस कम हो जाता है, तो उसके बीच में जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जैसे रोटेटर कफ या फिर वर्सा वो दब जाते हैं। दूसरा होता है इंटरनल इम्पिंजमेंट। वो क्यों होता है? वो रोटेटर कफ के टेंडन्स की वजह से होता है, जो कि ग्लिनोइड रिम और ह्यूमरल हेड के बीच में फंस जाते हैं। रोटेटर कफ के टेंडन 4 टाइप के टेंडन होते हैं, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरेस माइनस और सब स्केपुलरिस। ये अक्सर किस में होता है? खिलाड़ियों में, या फिर भारी वजन का जो काम करते हैं, जो खिलाड़ी भाला फेंकते हैं उनमें होता है, बैडमिंटन खेलते हैं उनमें भी होता है। यह स्ट्रक्चरल तरीके से देखा जाए तो 2 टाइप का होता है। एक प्राइमरी जिसमें हड्डी में दिक्कत होती है, जैसे कि एक्रोमियन के शेप में दिक्कत है, फ्लैट एक्रोमियन, कर्व्ड एक्रोमियन या फिर हुक्ड एक्रोमियन। सेकेंडरी होता है जब एनाटॉमी तो नॉर्मल होती है, लेकिन जो आसपास की मसल्स होती हैं जैसे रोटेटर कफ होते हैं, ट्रेपीजियस मसल्स होती है, उसके कारण जो शोल्डर की मूवमेंट में ह्यूमरल हेड ऊपर की तरफ खिसक जाता है, उससे सब एक्रोमियल स्पेस कम हो जाता है। तो ये 2 कारण मैंने आपको बताए हैं। स्टेजेस इसकी करते हैं तो नीड ने 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया। स्टेज 1 में सूजन होगी, मतलब इडिमा हेमरेज होगा, ज़्यादातर ओवर यूज की वजह से ये होता है। स्टेज 2 में फाइब्रोसिस होगी और टेंडन में स्थायी बदलाव आना स्टार्ट हो जाएंगे। और स्टेज 3 में क्रॉनिक फाइब्रोसिस के कारण टेंडन टूट जाते हैं, जिसको टेंडन रप्चर या टेंडन टियर बोलती हैं। ये एमआरआई में समझ में आता है, नॉर्मल एक्सरे में ये समझ में नहीं आएगा। एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, मतलब ये किस स्तर पर फैली हुई है। तो यह स्थिति ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो बार बार हाथ को ऊपर उठाने का काम करते हैं, जैसे खिलाड़ी हो गए, पेंटर हो गए, हेयर ड्रेसर हो गए। इन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि टेंडन में लचीलापन कम हो जाता है, फाइब्रोसिस बढ़ जाती है। यह बीमारी लगभग 40 साल के बाद नॉर्मल होने लगती है, बट अगर पहले हो रही है इसका मतलब आप कंधे का ओवर यूज कर रहे हो, कंधे का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं तो हमें क्या क्या देखना पड़ता है और क्या क्या मरीज़ में मिलता है। सबसे पहले तो मरीज़ अपने लक्षण बताएगा कि साहब हाथ उठाते हैं तो दर्द होता है, या फिर इस कंधे के बल सोते हैं तो दर्द होता है। दर्द धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन वह बताएगा कि ये एक्टिविटी की थी, इसके बाद में दर्द बढ़ गया था। रात में दर्द ज़्यादा होगा, जिसके कारण नींद आने में प्रॉब्लम होगी, कमजोरी होगी और स्टिफनेस, मतलब कंधा कड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। दर्द अक्सर कंधे के ऊपरी और बाहरी हिस्से में होता है, जिसको लेटरल एक्रोमियल बोलते हैं। वहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द होता है, ह्यूमरल शाफ्ट तक। फिजिकल एग्जामिनेशन करने में हाथ की मूवमेंट्स चेक करते हैं, एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स चेक करते हैं हाथ की। इसमें क्या होगा? एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में कमजोरी आएगी, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में कमजोरी आएगी। कोरैकॉइड प्रोसेस को दबाने पर दर्द होगा। कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि होता है हॉकिंस टेस्ट, इसमें 90 डिग्री फ्लेक्शन और फिर इंटरनल रोटेशन करने में दर्द होगा। एक होता है नीरसाइन, हाथ को ऊपर उठाने पर आगे की तरफ दर्द होगा। एक होता है जॉब्स, जिसको एम्प्टी कैन टेस्ट बोलते हैं, 90% एबडक्शन इंटरनल। ऐसा है जब किसी बोतल को खाली करते हैं तो उसमें यहाँ पर बहुत दर्द होगा। एक होती है पेनफुल आर्क टेस्ट, तो 70 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक कंधे को उठाने में दर्द होगा, इसको बोलते हैं पेनफुल आर्क टेस्ट।
जांचें क्या क्या कराना रहती है, एक्सरे हमें करा के देखना रहते हैं, दोनों कंधे का एपीएन लेटरल या फिर स्केपुलर वाई व्यू कराते हैं। एक्रोमियन का आकार देखने के लिए सीटी स्कैन कराया जाता है, ये देखना रहता है हुक्ड एक्रोमियन है, कर्व एक्रोमियन है या फिर नॉर्मल एक्रोमियल है। एक्रोमियो ह्यूमरल डिस्टेंस देखने के लिए एमआरआई कराई जाती है, पुरुषों में 7 से 14 होती है, महिलाओं में थोड़ी सी कम होती है। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है वर्साइटिस देखने के लिए, टेंडेंस की चोट या फिर रप्चर देखने के लिए। अगर 3-4 महीनों में आराम नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हमें एमआरआई करा के देखना पड़ती है कि कोई टेंडन रप्चर तो नहीं हुआ है। इसके ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जो 3 से 6 महीने तक हमारे पास प्राथमिक विकल्प होता है। इसमें क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, जिसमें रोटेटर कफ के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की जाती है, ट्रेपीजियस और सेरेटस एंटीरियर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की जाती है और स्केपुला को रिट्रेनिंग करने की प्रोग्राम किया जाता है। दूसरे नंबर पे होती है दर्द कम करने की दवाई, जैसे एनसेड्स। स्टीरॉयड इन केसेस में नहीं खाना है, नहीं तो फिर आपके टेंडन में और प्रॉब्लम हो जाएगी। स्टीरॉयड खाने की बजाय सब एक्रोमियल इंजेक्शन लगा सकते हैं, ये लोकली लगता है, इसमें दर्द में आराम मिलता है और सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट नहीं होते लोकल स्टीरॉयड के। अगर दवाई खाने से, फिजियोथेरेपी करने से या फिर इंजेक्शन लगाने से आराम ना मिले तो ऑपरेशन करना पड़ता है, दूरबीन से देखने वाला, दूरबीन से वाला ऑपरेशन, जिसमें सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, वर्सेक्टोमी कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च बताते हैं कि सर्जरी और फिजियोथेरेपी के जो लॉन्ग टर्म के रिजल्ट होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। अब हम इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं, मतलब अगर कंधे के दर्द के साथ मरीज आता है तो क्या क्या चीज़ हमारे दिमाग में चलना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है फ्रोजन शोल्डर, जिसको एडिसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। पुरानी वीडियो में मैं इसके बारे में बहुत सारा बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पे आता है रोटेटर कफ टियर। तीसरे नंबर पे आता है एसी जॉइंट, मतलब एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की आर्थराइटिस हो जाना या फिर स्प्रेन हो जाना। चौथे में आता है बाइसेप्स टेंडनाइटिस हो जाना या रप्चर हो जाना। पाँचवें नंबर पे आता है कि कैल्सिफिक टेंडनाइटिस, मतलब टेंडन्स में कैल्शियम जमा हो गए हैं। छठवें नंबर पे आता है ग्लिनो ह्यूमरल आर्थराइटिस, जिसमें रिवर्स आर्थोप्लास्टी, शोल्डर आर्थोप्लास्टी करना पड़ सकती है। पैथी हो सकती है, मतलब ये अपनी सर्वाइकल मसल से उनका रेफर्ड पेन आ सकता है कंधे में। अब हम इसके प्रोग्नोसिस की बात करते हैं, मतलब बीमारी किस हद तक आपको परेशान कर सकती है। तो लगभग 60% मरीजों को फिजियोथेरेपी करने से, एनसेड्स दवाई लेने से और लोकल स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाने से 2 साल में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो ठीक है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आपको लोकल पेन ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जैसे फिजियोथेरेपी या लोकल इंजेक्शन। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, रोटेटर कफ बिल्कुल टियर हो जाएगा, बाइसेप्स टेंडन का टियर हो जाएगा, एडिसिव कैप्सुलाइटिस मतलब कंधा आपका जाम हो जाएगा, मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी अगर आपने टाइमली इसको करेक्ट नहीं किया तो। ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, किसके, शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के। हाँ, पेशेंट आता है तो पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, उसको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसको फिजियोथेरेपी के बारे में प्रोत्साहित करेंगे और होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताएंगे, कुछ एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करने के लिए बोल देंगे कि जब तक अभी दर्द हो रहा है तब तक हाथ ज़्यादा ऊपर ना उठाएं, स्पोर्ट्स से दूर रहें, अपने हाथ ऊपर उठाने वाले किसी भी काम से दूर रहें। लगभग अपने हाथ को 2 या 3 से फिट की सीमा में ही इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा ऊपर हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है अगर शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हुआ है तो। हेल्थ केयर टीम की क्या भूमिका होती है, मतलब सभी की सभी टीमों का क्या रोल होता है। तो जो प्राइमरी क्लिनिशियन होता है, जो सबसे पहले मरीज़ को देखता है, वो दर्द कम करने की दवा देता है, फिजियोथेरेपी करने के लिए मरीज को प्रोत्साहित करता है। फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें क्या रोल होता है, एक्सरसाइज और होम घर के लिए एक्सरसाइज सिखाते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन का इसमें क्या रोल हो सकता है, तो यहाँ पे इंजेक्शन दे सकते हैं और इंजेक्शन से काम ना हो तो ऑपरेशन के लिए बोल सकते हैं। नर्सेज केयर भी बहुत ज़रूरी है रोगी की देखभाल के लिए। अगर रोगी बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, अपने काम खुद नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए नर्सेज केयर की ज़रूरत होती है।
तो शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इसको बारीकी से देखा जाए तो लगभग 5-6 घंटे की वीडियो बन सकती है, बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, क्योंकि किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा है इसके बारे में। तो ये मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ज़रूर आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।